सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो यहां पर पहला ऑप्शन आपके सामने है संस्कृत, दूसरा है उर्दू, तीसरा है फारसी और लास्ट है कोई नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको इसका आंसर देना है। अपने सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है? सही, फारसी। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है, गलत। और कुछ के दिमाग में आता है कि हिंदी उर्दू भाषा का शब्द है। ये बिल्कुल आप माइंड में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखेंगे। इसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। ये आप याद कर सकते हो और एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है, तो साथ के साथ लिख लेंगे। उर्दू क्या है? तुर्की भाषा का शब्द, तुर्की भाषा का शब्द है। क्लियर? और रही बात उर्दू का शाब्दिक अर्थ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या होगा? शाही खेमा या शाही सिवर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे साथ के साथ लिख लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हिंदी की शुरुआत, किसकी शुरुआत? हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो बताइए, 1000 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन नंबर बी 500 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन नंबर सी 500 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1000 ईस्वी से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। अब अपने सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। राइट आंसर जिसका भी है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानी जाती है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो प्लीज इसे माइंड में रखें। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1000 ईस्वी से। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हिंदी भाषा का मानक रूप है, क्या है? भाई, राजभाषा है, खड़ी बोली है, या मानक बोली है, या देवनागरी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ के लिए नया हो सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें और साथ के साथ लिखते भी रहें। जब भी आप इस सेशन में आएंगे, नोटबुक और पेन साथ में लेके आएंगे। अब इसका सही आंसर हम टैली कर लेते हैं, साथ के साथ लिखते रहना नोटबुक में। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? सही। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा? हिंदी भाषा का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लेना। अब आपको पता है हिंदी की लिपि क्या है, ये ज्यादा यहां पर मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और एग्जामिनर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देवनागरी का दूसरा नाम क्या है? तो नागरी लिपि है। लिख लेना साथ के साथ, क्या है? नागरी लिपि। इसके अलावा देवनागरी को लोकनागरी भी कहा जाता है। देवनागरी का दूसरा नाम क्या है? लोकनागरी, एक है नागरी। तो दो नाम मैंने आपको नए बताए। क्लियर? इसके साथ साथ हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है, दिमाग में बैठ चुका होगा अब तक। राजभाषा आपको पता है भाई, कोई भी स्टेट है या देश है जिसमें जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में वहां का राजकाज का काम होता है या शासन व्यवस्था चलती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। और मानक बोली इसका आंसर था ही नहीं, ये तो कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया गया था। लगे हाथों आप ये भी देख लेंगे, देवनागरी को लोकनागरी किसने कहा? विनोबा भावे ने कहा। ओके, क्लियर? किसने कहा? विनोबा भावे ने कहा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रूप के आधार पर हिंदी भाषा है, कैसी है? वियोगात्मक, संयोगात्मक, विश्लेषण या फिर ए और सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। रूप के आधार पर हिंदी भाषा है, कैसी? तो यहां पर देखते हैं कौन सबसे पहले इसका सही आंसर देता है। और कुछ कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ साथी, कुछ मित्र कंफ्यूज हो चुके हैं। सही आंसर को टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी। क्या लग रहा था? सही? गलत। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? वो भी गलत। जिसका सी है
वो भी गलत, क्योंकि इसका आंसर क्या है, ए और सी। रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। और एग्जामिनर क्या कर सकता है, देखिए रूप की जगह आकृति देगा। क्या देगा, आकृति। तो रूप और आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर वियोगात्मक और विश्लिष्ट है क्या। देखिए अगर मैं कहूं राम रावणम हतवान, राम ने रावण को मारा, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं, जो संस्कृत का जो वाक्य है राम रावणम हतवान, तो यहां पर हिंदी में जब बोलता हूं तो विभक्ति को निकल कर आ जाती है। इसमें एक तरीके से वियोग होता है, जैसे होता ना किसका, प्रेमी और प्रेमिका का, तो उसमें क्या होते हैं, भाव निकल कर आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। यहां पर विभक्ति जब दिखाई देती है तो उसे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है, और जब विभक्ति दिखाई ना दे तो उसे संयोगात्मक भाषा कहा जाता है। क्लियर, तो आप समझ गए, इसका मतलब संस्कृत क्या है, संयोगात्मक भाषा है। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृत पाली और अभ्रंश भाषा है, वियोगात्मक, संयोगात्मक, विश्लिष्ट, और ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। बातों बातों में भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, और अगर उसको ध्यान से सुना है तो इसका आंसर बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, और आपका बिल्कुल सही जा रहा है, लगभग लगभग लगभग। और देखिए अपने आंसर को टैली कर लेंगे, जिसका भी आंसर बी, वो क्या है, सही, संयोगात्मक। मैंने क्या बोला, राम रावणम हतवान, यहां पर जो विभक्ति है दिखाई नहीं देती है संस्कृत में, इसीलिए वो क्या है, संयोगात्मक। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आप प्लस कर लें कि पाली भी क्या है, पाली भी क्या है हमारी, संयोगात्मक है, और अभ्रंश भी क्या है, संयोगात्मक। तो बिल्कुल सीधा दिमाग में याद रखें, लिख लें, संस्कृत, पाली और अभ्रंश क्या है, संयोगात्मक भाषाएं हैं। क्लियर। उसके अलावा एग्जामिनर एक और क्वेश्चन यहीं से उठाता है क्या, कि पाली और पाली में क्या डिफरेंस है। देखिए आजकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसे होमोफोन अंग्रेजी में कहा जाता है, और हिंदी में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, या समोच्चारित शब्द कहा जाता है। मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ भेद होता है। जैसे पाली और पाली, अगर इस पाली की बात करें तो ये क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज है, और इस पाली की बात करें तो ये क्या है, शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है, उसको क्या कहा जाता है, पाली, और ये क्या है, पाली। क्लियर। यहां पर छोटी ई और बड़ी, तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, इसे आप याद रखेंगे। जैसे क्या होता है, अली और अली पूछा जाता है ना, एक अली क्या है, छोटे ई की मात्रा है, एक में अली, अली भरमर, और एक अली क्या है, सखी को कहा जाता है, फ्रेंड को कहा जाता है। क्लियर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है 4, भारोपीय, आग्नेय, या भारत यूरोपीय, या फिर ए और सी। थोड़ा सा ध्यान से आपको इसका आंसर देना है, और फिर से आप कंफ्यूज हो चुके हो तो इसका सही आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, मुझे पता था आप ये करोगे, वो क्या है, गलत। जिसका बी वो भी गलत, जिसका सी वो भी गलत, क्योंकि इसका आंसर क्या है, ए और सी। अब यहां पर इस चीज को समझिए, हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, और इसी भारोपीय को अगर हम लॉन्ग कट में पढ़ें तो भारत यूरोपीय की शॉर्ट फॉर्म है, यह संक्षिप्त रूप क्या है, भारोपीय। भारत और यूरोपीय को जब आप मिलाएंगे तो भारोपीय बनता है, इसे आप माइंड में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगे हाथों हम आग्नेय का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि आग्नेय भाषा परिवार, यह भी एक भाषा परिवार है, आपको पता है ना, इसका दूसरा नाम क्या है। तो एग्जामिनर जब पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। क्या, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, या चीनी तिब्बती। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर अपडेटेड वर्जन की बात करें तो भाई एक और भाषा परिवार की खोज हो चुकी है, जिसका नाम है अंडमानी भाषा परिवार। प्रोफेसर अन्विता अभी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी हैं, या दिल्ली कॉलेज में आप कह सकते हैं, प्रोफेसर है, तो उन्होंने खोज की अंडमानी भाषा परिवार, वो है 5वां। लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा, जो कि अब तक हम पढ़ते आए हैं।
आप देखेंगे भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो यहां पर अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है, सही। अब एग्जामिनर इसी में से एक और क्वेश्चन बनाता है, जो भारोपीय भाषा परिवार है, कितने प्रतिशत लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 73% भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें द्रविड़ भाषा परिवार की, अगर हम बात करें तो 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। क्लियर, और अगर हम बात करें आग्नेय भाषा परिवार, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, एग्जाम में पूछा गया है, लिख लें साथ के साथ, तो 13%, 13 नहीं 1.3% आग्नेय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7% किसकी बोलते हैं, इस परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा हो गया, भारोपीय भाषा परिवार। ओके, और सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती, इसको याद रखेंगे। और अंडमानी भाषा परिवार जो प्रोफेसर अन्विता अभी है, उसको भी आप माइंड में रखेंगे। एग्जामिनर अगर पूछता है कि नया भाषा परिवार इनमें से कौन सा है या किस नए भाषा परिवार की खोज भारत में हुई है, तो अंडमानी भाषा परिवार, प्रोफेसर अन्विता अभी। प्लीज इसे बार बार रिपीट इसीलिए किया जा रहा है, आप लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको याद आप कैसे कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया लाइव सेशन में, 73251307, ये प्रदीप सर का नंबर है, 73251307। 73% भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनको बोला जाता है, और द्रविड़ के 25% है बोलने वाले, और 1.3 किसके, आग्नेय के, और 0.7 किसके, चीनी तिब्बती के। 73251307, इसको माइंड में रखेंगे। एक तरीके से आप ट्रिक कह सकते हैं, रामबाण है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है और अब की बार पूछा भी गया है। ओके, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार है। अब देखिए सब कुछ एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया, 73251307। तो आपको पता है कि सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा होगा, क्योंकि बड़ा और छोटा पूछा जाता है। और अपना सही आंसर टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 0.7, क्या भाई 0.7 इस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे छोटा हो गया भारोपीय, अभी बताया था 73%। द्रविड़ की अगर बात करें तो 25% भारत में बोलने वालों की संख्या है। और आग्नेय भाषा परिवार की अगर बात करें 1.3% है। और इसका दूसरा नाम ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। प्लीज इसे भी रिमाइंड कर लें, लिख लें और इसे समझ लें। और चीनी तिब्बती आपको बता ही दिया 0.7%। क्लियर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अन्य नाम हैं। यह क्वेश्चन पहली बार आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपका दिमाग घुमाएगा। थोड़ा ध्यान से और इत्मीनान के साथ इसका आप आंसर देंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, संस्कृत या छांदस, या छांदस या संस्कृत, यास्क या पाणिनि, या फिर संस्कृत या छंदस। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अन्य नाम है, क्या है जी अन्य नाम, बताइए। वैदिक संस्कृत के अन्य नाम क्या हो सकते हैं। और यहां पर अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, देखते हैं किसका आंसर यहां पर सही मिलता है। यहां पर आंसर को थोड़ा ध्यान से देना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रदीप सर ने बिल्कुल दिमाग से बनाया है। आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन है, आपका दिमाग घूम गया है कि कैसा क्वेश्चन है। अब अपने राइट आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही, छांदस और संस्कृत। देखिए यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वैदिक संस्कृत को छांदस कहा जाता है, छंदस भी कहा जाता है वैसे, लेकिन आप यहां पर ऑप्शन को देखिए कि कैसे लिखा गया है। और लौकिक संस्कृत को संस्कृत कहा जाता है। महाभारत और रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है, जिसको संस्कृत कहा जाता है। इसे भी आप माइंड में रखेंगे। और लौकिक संस्कृत को संस्कृत पाणिनि ने कहा था, यह भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो लौकिक संस्कृत को संस्कृत किसने कहा, पाणिनि ने कहा, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें वर्ल्ड का पहला हिंदी व्याकरण पाणिनि ने लिखा था, अष्टाध्यायी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे भी लिख ले। क्लियर। उम्मीद है कि सेशन अच्छा लग रहा होगा। एक बार कमेंट करके बता दें कि आर यू एंजॉइंग दिस सेशन, एक बार यस करके बता दें। और डेली 8 बजे कौन कौन पहुंचने वाला है और कौन कौन आएगा और कौन कौन
भाई सपोर्ट करने वाला है वो भी यस कर दे। और डेली आप आइए, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। डेली 8 बजे आपको ऐसे ही विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा और इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए उसको मिल जाएगी। ओके, मुझे यहाँ सामने जो नंबर है इस पर लिखकर हाय या हेलो लिखकर भेज देना, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। हिंदी की आदि जननी है। स्टार्टिंग में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप बिल्कुल बातों बातों में बिल्कुल सही दे रहे हो। जिसका भी है ए, बी, सी या डी में से क्या ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है सही। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाही खेमा या शाही शिविर। एग्जाम में पूछा गया है, अपने आप से पूछे तो कहोगे हाँ सर पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आए हुए हैं। इसके अलावा उर्दू क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है, मैं बता चुका हूं। इसके अलावा उर्दू की लिपि एग्जामिनर पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होना। तो क्या है? फारसी। ओके क्लियर, इसको आप माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का सही विकास क्रम है। यह बड़ा ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है और बड़े प्यार से बनाया हुआ है। पहली बार देख रहे होगे आप इस तरह के ऑप्शन, आपने देखे तो होंगे लेकिन इस तरह के ऑप्शन नहीं देखे होंगे। अब आंसर देखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपको टाइम दिया जा रहा है तो फटाफट बताइए हिंदी का सही विकास क्रम इनमें से कौन सा है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत या वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बना कैसे? इसका आंसर दीजिए फटाफट। देख रहा हूं मैं कौन इसका सही आंसर देगा। तो फटाफट यहां पर इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं मुझे और इसका सही आंसर कौन देगा मुझे बताइए फटाफट। और यहां पर एक बार मैच कर लेते हैं कि कौन इसका सही आंसर दे रहा है। देखते कौन इसका सही आंसर देगा। और यहां पर बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज हो चुके हैं और यहां पर देखिए आप फिर से कंफ्यूज हैं और सही आंसर एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और यहां पर सही आंसर एक बार चेक कर लें। देखिए आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही, वैदिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत। आप यहां पर देखेंगे अगर हम बात करें संस्कृत भी दो तरह की होती है, लिख लें साथ के साथ काम आएगा आपके। संस्कृत भी दो तरह की है, कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आप एक चीज देखिए ध्यान से भाई, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद क्या आता है? फटाफट कमेंट कर दें, लौकिक संस्कृत। और इसके बाद क्या आता है? पाली और प्राकृत। क्लियर। और यहां पर मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर हो सकता है इस ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या रह गई हो। ध्यान से देखिए यहां पर इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर क्या है? सी। क्योंकि देखिए डी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए वैदिक संस्कृत, क्योंकि पाली से पहले लौकिक संस्कृत है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर से मैं बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। जिसका भी ऑप्शन नंबर क्या, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वैदिक के बाद लौकिक है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आता है। तो इस ऑप्शन को ध्यान में रखें। देखिए मैंने ही क्वेश्चन बनाया और मैं अपने ही क्वेश्चन में फंस गया और ये क्वेश्चन जब आपके सामने आया होगा तो आपका भी दिमाग घुमा होगा। इसे थोड़ा इत्मीनान के साथ समझें। फिर से मैं बता देता हूं, वैदिक संस्कृत, फिर है लौकिक संस्कृत, फिर है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश, उसके बाद है अवहट, फिर है प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बता दें एक बार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? कितना प्यारा क्वेश्चन है। ग्रियर्सन, गार्सदा तासी, गिलक्राइस्ट या विलियम कैरी। तो हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? तो सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, कंफ्यूज ना हो, लिखते रहें साथ के साथ। इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए कमेंट करते रहें साथ के साथ। ऑफलाइन जो कमेंट करेगा और जो उसका स्नैपशॉट मुझे व्हाट्सअप करके भेजेगा उसको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम डैम सीरियस। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी गलत, डी गलत, बी गलत। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा। क्लियर। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खालिक बरी।
देखिए खालिक बरी अमीर खुसरो की रचना है। क्लियर। और आपको पता होगा भाई, हम भक्ति काल पढ़ते हैं, भक्ति काल या आदिकाल, कमेंट कर दें। आदिकाल जब पढ़ते हैं तो अमीर खुसरो का नाम आता है, पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। तो उनका एक ग्रंथ है जो हिंदी का पहला एक तरीके से शब्दकोश कहा जाता है इसको, है ना। और हिंदी का पहला कोशकार अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, निजामुद्दीन औलिया। इसके साथ साथ तबले और सितार का आविष्कार भी किसने किया? अमीर खुसरो ने। ज़्यादा वहाँ गहराई में नहीं जाने वाले, क्वेश्चन पर आते हैं। तो खालिक बरी जो है, इसमें हिंदी शब्द कितनी बार आया है और हिंदवी शब्द कितनी बार आया है या आए हैं? फटाफट बताइए। यहाँ पर देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा, और है को सही कर लें क्योंकि यहाँ पर बिंदी आएगी, वर्तनी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये जब मैं टाइप कर रहा था या प्रिंट कर रहा था, इसको एक तरीके से बनाना पड़ता है ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा तो उसमें लगानी भूल गया, लेकिन ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो हिंदी शब्द कितनी बार आया है, हिंदवी शब्द कितनी बार है? ऑप्शन नंबर ए 5 30 या 30 5 या 4 20 या 6 36। यहां पर क्वेश्चन को समझिए, हिंदी भाई 5 बार आया है या 30 बार आया है, 4 बार या 6 बार, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। और सही आंसर मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, कंफ्यूज हो चुके हो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगेगा, नोट्स बनाते रहना, 8 बजे आते रहना, आंसर को चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। देखिए हिंदी शब्द 5 बार आया है और हिंदवी शब्द 30 बार आया है। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, लिख लेना। क्लियर? ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी लिखी जाती है जी दाई से बाई, बाई से दाई, ऊपर से नीचे, कोई नहीं। ये भी आपको पता है, एग्जामिनर पूछता है आपसे। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसमें भी अगर आप गड़बड़ करोगे ना तो बड़ा गुस्सा आएगा मुझे। तो यहां पर देखते हैं किसका आंसर सही होता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, बाई से दाई ओर। क्योंकि देखिए बाई से दाई ओर आप लिखना किस तरफ से स्टार्ट करते हैं, आपको पता, बाई से दाई ओर। लेकिन अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू दाई से बाई ओर लिखी जाती है ना। चीनी और जापानी की बात करें, लिख लेना जी, ऐसे अल्टीमेट पॉइंट है, कहीं नहीं मिलने वाले। चीनी और जापानी की बात की जाए, ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है चीनी और जापानी, याद रखिए। और अंग्रेजी की क्या है लिपि? रोमन। और पंजाबी की गुरुमुखी, और हिंदी की देवनागरी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ब्राह्मी लिपि से इन सब लिपियों का क्या हुआ है? हिंदी की जो भी लिपि है या देवनागरी जो है, एक तरीके से देवनागरी पूछा जाता है। और प्राचीन समय में ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी, ये भी आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा और साहित्य की गहराई में जाए, कुटिल लिपि, चित्र लिपि, वो एक अलग मैटर है। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को समझना था, मैं समझा चुका हूं। यहां तक फटाफट एक बार कमेंट कर दें, समझ में आ रहा है, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगर आप घर बैठे DTPLSB, KVS, NVS, NET, STAT, REIT, UPSI या कोई भी आपका एग्जाम है जहां पर हिंदी विषय इंपॉर्टेंस रखता है या आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप सभी का यहां पर स्वागत है। डेली 8 बजे यहां पर क्लास होती है। क्लियर? और थैंक यू जिन्होंने भी अच्छा फीडबैक दिया। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी ने विश्व भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी? देखिए यहां पर सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, अपडेट वर्जन की बात करें तो 5 भाषा परिवार भारत में हो चुके हैं। लेकिन अगर अपडेट वर्जन में क्वेश्चन नहीं आया है, ऑप्शन देखकर पता चल जाता है, तो भारत में भाषा परिवार कितने हैं? 4 हैं जी। कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, या ऑस्ट्रिक का दूसरा नाम क्या है? आग्नेय भाषा परिवार, और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, विश्व की बात करें तो भोलानाथ तिवारी ने विश्व में भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी? तो फटाफट बताइए कितनी मानी? 13, 14 या 100? और देखते हैं इसका सही आंसर कौन देने वाला है। और यहां पर अपने आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। देखिए यहां पर कंफ्यूजन हो गई है ना, तो इसे एक बार सही कर लें। देखिए जिसका भी आंसर है ए, वो क्या है? सही। तो भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या मानी 13। और यहां पर आप देखेंगे अगर 14 को देखकर कुछ याद आ रहा है, हरदेव बारी ने स्वरों की संख्या मानी थी 14। और वैदिक स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं, है ना। अब ये 100 और 18 का क्या चक्कर है ना। और हुम्बोल्ट भी एक नाम आता है जो 13 भाषा परिवार मानते हैं भोलानाथ तिवारी के साथ। और अगर सर्वसम्मति से बात करें तो हिंदी विश्व के जो भाषा परिवार हैं वो 18 माने गए हैं। अगर हम सर्वसम्मति से बात करें, 13 तो माने भोलानाथ तिवारी ने, और हुम्बोल्ट का नाम आता है ना, विलेम हुम्बोल्ट समथिंग ऐसे, हुम्बोल्ट को याद रखें। और भाई देखिए 100 माने फ्रीडिश म्यूलर ने, जो हमारी फ्रीडिश है ना उसके ऊपर 100 चैनल आते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भाषा परिवारों की संख्या है। क्लियर? और एक बार भाई अपना ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आप
बताएंगे कि सर मैंने इतने नंबर स्कोर किए और आज का सेशन कैसा रहा। ऑफलाइन कमेंट करोगे और आप दिल से सपोर्ट करोगे तो मैं डेली 8 बजे इस तरह के क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा और इसकी पीडीएफ जो भी दिल से सपोर्ट करेगा उसको मिलती रहेगी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप कनेक्ट होंगे। जहां जहां भी जितने भी मीडिया के सोर्स है वहां पर टॉपर साहित्य पहुंच चुका है। तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके, है ना। टॉपर साहित्य लिखेंगे तो सबसे ऊपर आएगी, वहां पर फ्री टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एग्जाम की बहुत सारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल क्या है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कहां पर? टॉपर साहित्य की ऐप पर। प्ले स्टोर में जाइए और टॉपर साहित्य लिखिए तो सबसे ऊपर आपको ये मिलेगा। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही था। ऑफलाइन कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंदी, जय भारत, कलम से क्रांति। जब भी आप मेरी क्लास में आओगे कलम से क्रांति जरूर लिखोगे। ठीक है? क्लियर? नमस्कार।